नमस्कार। न्यू एंथुसियाज्म के साथ हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रेस्पिरेशन, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को इसकी डिफाइन के साथ ही। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है सांस का अंदर जाना और एक्सहेलेशन का मतलब होता है सांस का बाहर जाना। अगर मैं दूसरी टर्म में रेस्पिरेशन को डिफाइन करना चाहूँ तो हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज विच इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो लंग्स होते हैं, लंग्स एक ऑर्गन होता है एंड इट प्लेज वाइटल रोल इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जब हमने लंग्स की बात करी दिया तो पहले हम थोड़ा लंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो लंग्स होते हैं ये हमारी थोरेसिक कैविटी का एक पार्ट होते हैं। लंग्स आर एनक्लोज्ड इन द रिब केज। रिब केज जो होता है वो हमारा कार्टिलेज का बना होता है एंड लंग्स एंड रिब केज दे बोथ आर द पार्ट ऑफ थोरेसिक कैविटी और थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर इसका दूसरा नाम होता है। अब जैसे ही हमारी थोरेसिक कैविटी और थोरेसिक चैम्बर जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर एक हमारी नई चीज़ स्टार्ट होती है जिसका नाम होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम जो होता है ये हमारा डोम शेप का होता है और ये मसल्स का बना होता है। इसका सबसे मेन काम होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन को बनाए रखना। जो लंग्स होते हैं और जो डायाफ्राम होते हैं ये दोनों के दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। अगर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं द रिदमिक कॉन्ट्रैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स एंड डायाफ्राम, ये दोनों के दोनों ब्रीदिंग को एक्सप्लेन करते हैं हमारा। और जो हमारा डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम एक सेपरेटिंग पॉइंट होता है। डायाफ्राम इज अ सेपरेटिंग पॉइंट बिटवीन एब्डोमेन एंड थोरेसिक कैविटी। और लंग्स और थोरेसिक कैविटी के बीच में जितना भी स्पेस पाया जाता है उसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। और ये जो प्लूरल कैविटी होती है ये हमारे लंग्स का एक प्रोटेक्टिव पार्ट होता है। लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सबसे बड़ी कैविटी सामने आती है वो हमारी प्लूरल कैविटी होती है। अब हमने लंग्स भी पढ़ लिया है और डायाफ्राम भी पढ़ लिया है। अब हम जरा थोड़ी सी इसकी फिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। जैसे कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। ड्यूरिंग इनहेलेशन द लंग्स और चेस्ट कैविटी गेट एक्सपेंड, वो थोड़ा सा बाहर आ जाएगी। जैसे ही चेस्ट कैविटी हल्की सी एक्सपेंड होगी उसी ड्यूरेशन में जो आपका डायाफ्राम है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। व्हेन डायाफ्राम गेट कॉन्ट्रैक्ट देन इट क्रिएट अ वैक्यूम, जिसकी वजह से एक वैक्यूम जनरेट होगा और इनहेलेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन, जो एयर अंदर आने वाली होगी उसको एक पुश मिलेगा जिसकी वजह से वो अंदर आएगी और वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगी। अब जब वो ब्लड के अंदर एंटर करेगी तो ब्लड से साइमल्टेनियसली टाइम में क्या होगा, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। अब स्टार्ट होगा हमारा एक्सहेलेशन का प्रोसेस। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन द डायाफ्राम गेट रिलैक्स। तो यहां से हमें दो बहुत ही जरूरी चीज पता चली है, वो ये पता चली है कि जब इनहेलेशन का प्रोसेस होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन द चेस्ट कैविटी गेट्स एक्सपेंड एंड डायाफ्राम गेट्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जो लंग्स कैविटी होगी वो हमारी अपनी नॉर्मल शेप रिगेन कर लेगी और जो हमारा डायाफ्राम होगा वो भी हमारा रिलैक्स हो जाएगा। अब हम फिजियोलॉजी को भी पढ़ चुके हैं, एनाटॉमी को भी पढ़ चुके हैं। अब हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि पूरा का पूरा प्रोसेस होता कैसा है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए। तो सबसे पहले होती है एयर, नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, ब्लड और सबसे लास्ट टिश्यू। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये मैं आपको पहले इनहेलेशन बता रहा हूं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन द एयर गेट एंटर्ड इनटू द नॉस्ट्रल्स और इनटू द लंग्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस विच इज कंसिडर्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर है वो मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। अगर मैं डिफ्यूजन को और आम भाषा में समझाना चाहूँ, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है मेरी बॉडी के मुकाबले, तो बाहर की जो ऑक्सीजन है वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू जब हम डिफ्यूज करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। तो यहां पर मैं हर जगह ऑक्सीजन लिख सकता हूं। ऑक्सीजन ये। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन द एयर गेट एंटर्स इनटू आवर नॉस्ट्रल्स, फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स देन नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद वो आती है फेरिंग्स। फेरिंग्स का दूसरा नाम हमारा होता है थ्रॉट और लैरिंग्स का दूसरा नाम होता है वॉइस
बॉक्स, और ट्रैकिया का दूसरा नाम होता है विंड पाइप। लैरिंग्स और फेरिंग्स जो बहुत ही जरूरी कंसीडर किए जाते हैं, इनके साथ दो सब पार्ट और चलते हैं जिनका नाम होता है नेजोफेरेंजियल कैविटी और ओरोफेरेंजियल कैविटी। और इसी के साथ साथ जब डाइजेशन और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं तो उनमें एक वर्ड आता है एपिग्लोटिस। ये डाइजेशन और रेस्पिरेशन दोनों में ही हेल्प कराता है। एपी मींस इसोफेगस, ग्लोटिस मींस उस पर पाया जाने वाला एक होल, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का जो काम होता है, जब भी फूड पार्टिकल अंदर जाएगा या कोई लिक्विड कंटेंट अंदर जाता है तो हमारे लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स और ट्रैकिया, विंड पाइप, इन दोनों को ढक देता है, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल और जो लिक्विड कंटेंट है उसकी मूवमेंट इजिली इसोफेगस से स्टमक की तरफ होती रहे। वो खाना बिल्कुल भी हमारे वॉइस बॉक्स में या विंड पाइप में ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा जाएगा तो इरिटेशन हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्मूथ टिश्यू और स्मूथ मसल पाई जाती हैं, आई में, लंग्स में और किडनी में। सबसे ज़्यादा इरिटेशन इन 3 जगहों पर होती है। अब उसके बाद लैरिंग्स के बाद हम ट्रैकिया पे आ गए हैं। ट्रैकिया को हिंदी में टेंटुआ भी कहा जाता है। नाउ ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स which is called bronchi. Now bronchi is further divided into many part or subpart which is called bronchioles. At the terminal end of bronchioles a large balloon like structure is present which is called alveoli. जैसा कि हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, alveoli is the main site of gaseous exchange in our body. Now this alveoli is connected with the large extensive network of blood vessels, blood capillaries, then tissue, यानी कि ऑक्सीजन आई एयर के थ्रू इन जगहों तक पहुंची और हमारे टिश्यू तक पहुंच गई। अब जैसा कि ऑक्सीजन ट्रेवल करी और हमारे ब्लड से मिली है, मतलब हमें एनर्जी मिली है। अब जैसे ही एनर्जी मिलेगी मतलब वेस्ट बनेगा। अब वो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वापस चला जाएगा सारा का सारा। ये सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आया था वैसे चला गया। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनहेलेशन के थ्रू जैसे ही ऑक्सीजन इन सारे पार्ट से होते हुए टिश्यू तक पहुंची थी, उसी तरीके से टिश्यू से वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके ब्लड तक पहुंची और ब्लड से डिफरेंट पार्ट से होते हुए एयर यानी कि हमारे नोस्ट्रल्स, एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकल गई। ये हमारा पूरा का पूरा इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा ब्यौरा था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।